स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी के बारे में और एनर्जी के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर पावर की। बहते हुए जल से पनचक्कियों को चलाकर आटा पीसने और लकड़ी काटने का काम मनुष्य जो है वो ईसा से लगभग 2000 साल पहले तक जानता था और करता आ रहा था। लेकिन जल संसाधन से बिजली बनाने का काम 20वीं शताब्दी में हुआ है और तीन चीज़ें थी जिन्होंने जो है जल विद्युत को बनाने में हेल्प करी हैं। तीन मुख्य आविष्कार रहे हैं, जैसे टरबाइन, डायनामो और सीमेंट। तो इन तीनों के योग से नदियों पर बांध बनाकर ऊपर से नीचे गिरती हुई जल की धारा से विद्युत उत्पादन किया जाने लगा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जल विद्युत ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लग जाएगा, इसके लिए कुछ आवश्यक दशाओं की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ हैं भौतिक दशाएं और कुछ हैं आर्थिक दशाएं। तो सबसे पहले हम भौतिक दशाओं की बात कर लेते हैं। भौतिक दशाओं में सबसे पहले आता है जल का आयतन तथा वेग। जल में शक्ति उसके आयतन और वेग दोनों से आती है। अतः जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों में न केवल पर्याप्त जल होना चाहिए लेकिन उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आ जाती है सततवाही नदियाँ, यानी कि जल विद्युत उत्पादन वहाँ संभव होता है जहाँ पे नदियाँ जो है सारा साल उनमें पानी रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि नदियों का जो स्रोत है या तो वो कोई हिम क्षेत्र हो, यानी कि ग्लेशियर से निकल रही हो नदियाँ, या कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसके लिए सततवाही नदियों का होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है तेज ढाल। तो जल तेज गति से तब बहेगा जब भूमि का ढाल तेज होगा। इसीलिए नदी के मार्ग में जब जलप्रपात या रैपिड्स आते हैं तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जलप्रपातों में जल जो है ऊंचाई से निचाई की ओर काफ़ी तेज़ी से गिरता है और जो ऐसी दशाएं हैं वो जनरली पहाड़ों में या पठारों में अवेलेबल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जल का ऊंचाई से गिरना है। ऐसा नहीं है कि नदी में वेग भी हो, नदी में आयतन भी ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है जल जो है काफ़ी ऊंचाई से भी नीचे गिरना चाहिए। नदी का जल ऊंचाई से गिरकर धक्के से टरबाइन के पहिए को घुमाता है। अतः जल जितनी ऊंचाई से गिरेगा वह उतनी शक्ति से जो है ऊर्जा पैदा करेगा, उतनी शक्ति से जो है टरबाइन घूमेगी और जो है विद्युत पैदा होगी। नदी मार्ग में झीलें, यानी कि अगर नदियों के मार्ग में कोई झील आ जाए तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसमें क्या होगा, तो नदी का जल उसमें पहले तो भरेगा, इस जल का बाद में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, झीलें जो हैं वो जो बहता हुआ जो अवसाद है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस वजह से जो बिजली के संयंत्र लगे होते हैं वहाँ पे तलछट पहुँचेगा नहीं और वो काफ़ी सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। तलछट कम हो जाने की वजह से बिजली उत्पादक संयंत्र को काफ़ी अच्छा जल मिलता है और स्वीडन की जो नदियां हैं उनके मार्ग में काफ़ी ज़्यादा झीलें पाई जाती है। इस वजह से काफ़ी अच्छी जो है बिजली संयंत्र चलते हैं स्वीडन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तापमान। अगर तापमान हिमांक से नीचे हो जाएगा तो नदियां जम जाएंगी। तो इस वजह से क्या है कि तापमान को हिमांक से ऊपर होना चाहिए ताकि जल विद्युत जो है वो पैदा करी जा सके। कनाडा और साइबेरिया की उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों का ज़्यादा दोहन नहीं हो पाया है जल विद्युत के रूप में, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक दिशाओं की। तो आर्थिक दिशा में सबसे पहले बात आ जाती है बाजार की निकटता। तो बिजली, क्योंकि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो बिजली की मांग के क्षेत्र भी नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि भंडारण संभव नहीं है बिजली का। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा दूरी तक हम बिजली के तारों को लेके जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो ऊर्जा की मात्रा है वो घटने लगती है। दूसरी बात आ जाती है पूंजी की। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को खड़ा करने के लिए, पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। बांध बनाने के लिए उचित स्थान का सर्वेक्षण, बांध, जलाशय, विद्युत गृह का निर्माण, तार, ट्रांसफॉर्मर, खंभों के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है और इस तरीके से बिजली को बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं। जनरली जो है प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा होता नहीं है, तो जो बांध बनाने का जो काम होता है वो जनरली सरकारें करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परिवहन के साधन। बांध, शक्ति गृह, मजदूरों के लिए कॉलोनी बनाने के लिए भारी मात्रा में सीमेंट, लोहा, पत्थर, ईंटें ढोने के लिए जो है काफ़ी सस्ते और कुशल परिवहन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तकनीकी ज्ञान।
तो बांध बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्षेत्र के सर्वेक्षण से लेकर बांध बनाने का, संयंत्र लगाने का, विद्युत का उत्पादन करने, उसको जो है उसका ट्रांसमिशन करने, इन सभी कामों के लिए उच्च स्तर के तकनीकी और इंजीनियरिंग ज्ञान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अनुपस्थिति। जल विद्युत का उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है जहाँ पे ऊर्जा के अन्य साधन जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं होते। अदरवाइज़ जो है जल विद्युत को इन स्रोतों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और जापान में जो है जल विद्युत का विकास इसी वजह से ज़्यादा हो पाया क्योंकि यहाँ पे कोयला और खनिज तेल ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो जिन देशों में ऊर्जा के अन्य साधनों की कमी होती है तो वहाँ पे जल विद्युत जो है वो एक पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। अब हम बात कर लेते हैं कि जल विद्युत के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जल विद्युत जो है वो प्रदूषण नहीं करती है, ऊर्जा का स्वच्छ संसाधन है। परिवहन की दृष्टि से जो है इसको काफ़ी दूर तक पहुंचाया जा सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो भी सस्ता पड़ता है। जल विद्युत जो है, जल विद्युत की पहुंच वाले क्षेत्रों में ऐसे ऐसे उद्योग लगने लगे हैं जिनको पहले सोचा भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोयला तो अपने साथ बांध के रखता है उद्योगों को, लेकिन जल विद्युत क्या करती है, जल विद्युत जो है उद्योगों को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा यह ऊर्जा का एक असमापित संसाधन है। जिन देशों में कोयले और खनिज तेल की कमी है वहाँ जो है वो ज़्यादातर जो है जल विद्युत के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो जल विद्युत है वो रिलेटिवली सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो ऊर्जा के अन्य संसाधन होते हैं उनके कंपैरिजन में। जल विद्युत काफ़ी वर्सटाइल है, सभी चीज़ों में जो है विद्युत को उपयोग में लाया जा सकता है, चाहे रेल को चलाने में हो, चाहे चिकित्सा उपकरणों को चलाने में हो। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो है जल शक्ति का जो है वो पोटेंशियल किस तरीके का है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी जल विद्युत पोटेंशियल में अथवा संभाव्य जल शक्ति अलग होती है और जो रियल जो प्रोड्यूस होती है वो अलग होती है। जल शक्ति विभव अथवा संभाव्य जल शक्ति से अभिप्राय ये है कि जल विद्युत उत्पादन की क्षमता और रियलिटी क्या है कि वो कितना जो है यूज़ हो रहा है। संभाव्य जल शक्ति वास्तविक उत्पादन से भिन्न होती है। संभाव्य जल शक्ति अनेक कारकों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे नदी में जल की मात्रा, जल का वेग, विद्युत उत्पादन के आदर्श स्थान। दूसरी ओर जल विद्युत का जो वास्तविक उत्पादन होता है वो भी कई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी कारकों के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। जैसे हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जल शक्ति, संभाव्य जल शक्ति जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वास्तविक उत्पादन उसका सबसे कम देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो विश्व में संभाव्य जल शक्ति सबसे अधिक भाग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, लगभग 41.4%, लेकिन इस महाद्वीप में विकसित जल विद्युत सभी महाद्वीपों में सबसे कम है, यानी कि 0.6%। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में भी संभाव्य विद्युत की तुलना में विकसित विद्युत जो है वो रिलेटिवली कम है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लगभग 13.2 तथा 10.5% संभाव्य जल विद्युत शक्ति है, जबकि इन महाद्वीपों में विश्व की लगभग 40.8% और 40.5% जल विद्युत जो शक्ति है वो विकसित हो चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पोटेंशियल हो वहाँ पे जो है रियलिटी में जल विद्युत पैदा हो रही हो। तो जैसे अफ्रीका के केस में आप अभी देख पा रहे हैं। तो जल विद्युत का विकास जो है अधिकांश विकसित देशों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे पूंजी होती है, तकनीकी ज्ञान होता है और मांग, सारी की सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं। विश्व में जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी अमेरिका के देश करते हैं। यूरोप में भी काफ़ी जल विद्युत का जो है विकास होता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में विकसित देश कम है रिलेटिवली और विकासशील देश ज़्यादा हैं। इसी वजह से इन महाद्वीपों में जल विद्युत का उत्पादन है वो रिलेटिवली कम हो पाया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के देशों की। तो उत्तरी अमेरिका में मेनली 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है, जहाँ पे विश्व की लगभग 12.6% जल विद्युत पैदा की जाती है।
यह उत्तरी अमेरिका की लगभग आधी जल विद्युत पैदा करता है। कनाडा में कुछ फेवरेबल कंडीशन हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जल विद्युत जो है वो काफ़ी जो है अच्छी पाई जाती है। इस देश के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भाग में जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी क्यूबेक और ओंटारियो की नदियों से इस देश का लगभग 80% जल विद्युत जो है वो पैदा होता है। यहाँ पे कोयले और खनिज तेल का रिलेटिवली अभाव, इस वजह से जल विद्युत का उत्पादन जो है उसको प्रोत्साहन दिया गया है। कनाडा की जो बाकी हुई जल विद्युत होती है वो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कनाडा के प्रमुख जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वो हैं सेवन नदी, नियाग्रा फॉल, सेंट स्वान नदी, ओटावा नदी, सेंट लॉरेंस नदी और विनिपेग नदी। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं ये। आप अपनी स्क्रीन पे अभी कनाडा का पॉलिटिकल मैप जो है देख पा रहे हैं। तो ओंटारियो, ये आपको ओंटारियो नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे क्यूबेक आपको नज़र आ रहा है। तो ओंटारियो और क्यूबेक से काफ़ी ज़्यादा जो है जल विद्युत पैदा की जाती है। बाकी जो बचा कुचा जो भाग है ये यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे इस मैप में आप जो है कनाडा की रिवर्स को देख पा रहे हैं। तो बात हो रही थी ओटावा रिवर की, तो ये यहाँ पे ओटावा रिवर आपको नज़र आ रही है साउथ में, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा बात हो रही थी विनिपेग रिवर की, तो ये यहाँ पे लेक विनिपेग आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात हो रही थी विनिपेग रिवर की बात हो रही थी, एक स्वान रिवर की बात हो रही थी। तो मैनिटोबा में ये स्वान रिवर पाई जाती है। तो आप यहाँ पे रिवर्स को देख पा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ग्रेट रिवर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा जल विद्युत पैदा की जा रही है। यहाँ पे आप सेवरन रिवर को देख पा रहे हैं, ये आप देखिए। तो सेवरन रिवर की बात हो रही थी। इसके अलावा मैंने बताया ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पे पीस रिवर है, कोलंबिया रिवर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जल विद्युत जो है रिलेटिवली डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 12.2% के आसपास जो है वो जल विद्युत जो है वो पैदा कर रहा है। इसके 7-8 क्षेत्र हैं जहाँ से जो है जल विद्युत पैदा की जाती है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र, आंतरिक मैदान, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र और कोलोराडो बेसिन। ये 6 क्षेत्र हैं यूएसए के जहाँ से जल विद्युत पैदा की जाती है। एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप यूएसए का मैप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हो रही थी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम राइट में मेन जो है स्टेट को देख पा रहे हैं। तो मेन स्टेट से लेके और ये जो है मिनीसोटा तक, ये यहाँ पे आपको मिनीसोटा नज़र आ रहा है। तो ये क्षेत्र है यूएसए का पहला क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। तो मेन राज्य से मिनीसोटा राज्य तक फैले इस क्षेत्र में जल विद्युत का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन जो है विकसित हुआ है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ एक रीज़न है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती जिसमें अधिक वर्षा के कारण पर्याप्त जल जो है प्रवाहित होता है। इसके अलावा अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ विद्युत की मांग भी ज़्यादा रहती है। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में जल विद्युत का अधिकतम जो है नियाग्रा फॉल के आसपास हुआ है। सेंट लॉरेंस नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर भी कई जगह बिजली बनाई जाती है। पश्चिम में बफेलो तथा नियाग्रा फॉल के पूर्व में हडसन नदी तक कई जगह पर जल विद्युत जो है वो पैदा की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपलेशियन क्षेत्र की। तो यहाँ पे आप पेंसिल्वेनिया आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूयॉर्क के नीचे पेंसिल्वेनिया से और दक्षिण में अलाबामा का जो क्षेत्र है ये अपलेशियन क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ पे जल विद्युत का जो ज़्यादा विकास है वो नॉर्थ कैरोलिना, ये यहाँ पे आपको नॉर्थ कैरोलिना नज़र आ रहा है, नॉर्थ कैरोलिना के साथ में आपको टेनेसी नज़र आ रहा है। तो इन दोनों के दोनों राज्यों में जो है वो ज़्यादा जल विद्युत का विकास हुआ है। यहाँ पे विकास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं, जैसे यहाँ पे तीव्र ढाल है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है, ज़्यादा नदियाँ हैं, सघन जनसंख्या है, तो इस वजह से मांग भी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यहाँ की जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा वस्त्र उद्योग में किया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक मैदान की। तो आंतरिक मैदान जो है वो रॉकी तथा अपलेशियन पर्वतों के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आंतरिक मैदान है। मोंटाना राज्य में मिसौरी नदी, मोंटाना, ये यहाँ पे आप मोंटाना आपको नज़र आ रहा है। तो मोंटाना राज्य में मिसौरी नदी के ग्रेट फॉल्स पर जल विद्युत का विकास किया गया है। इसके अलावा मिसिसिपी जो रिवर है उसके ओंकुक नामक स्थान पर जो है वो जल विद्युत बनाई जा रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है अनुकूल भौगोलिक दिशाओं के कारण जल शक्ति का जो है विभव सबसे ज़्यादा, यानी कि अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। यहाँ की पहाड़ी ढलानों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है जिससे नदियों में पर्याप्त जल जो है वो मिल जाता है और जल उत्पादन की काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। कोलंबिया नदी पर ग्रांड कूली और बोनविले बांध इस क्षेत्र की लगभग आधी बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है वो कोयला और खनिज तेल का अभाव है, इस वजह से यहाँ पे जल विद्युत की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया क्षेत्र की। यहाँ की सियरा नेवादा की पश्चिमी ढालों पर पर्याप्त बारिश होती है और ऊंचे पहाड़ी भागों में बर्फबारी भी होती है। एज ए रिज़ल्ट क्या है, यहाँ भी संभावित शक्ति जो जल विद्युत की संभावित शक्ति उसका विकास कर लिया गया है। सॉन जैक्विन और सैक्रामेंटो की सहायक नदियों पर भी अनेक बांध बनाए गए हैं। यहाँ पे जल विद्युत जो है वो पैदा की जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कोलोराडो बेसिन की। तो कोलोराडो नदी अमेरिका के शुष्क पश्चिमी प्रदेश से होकर गुजरती है, किंतु रॉकी पर्वत की बर्फ पिघलकर इस नदी को जल प्रदान करती है। कोलोराडो की सहायक नदियों पर बनाए गए कई बांध है, जैसे हूवर बांध है, रोजवेल्ट बांध है, कुलिस बांध है। इसके अलावा कोलोराडो नदी पर ग्लेन कैनियन बांध बनाया गया है और बहुत सारी अन्य जो बहुमुखी परियोजनाएं जो हैं वो इस क्षेत्र में चल रही हैं। तो एक बार इसकी नदियों को हम देख लेते हैं, यूएसए की नदियों को। तो इस मैप में आप जो है यूएसए की मेन नदियों को देख पा रहे हैं। मिसिसिपी होगी, मिसौरी होगी। तो उत्तर में मिसौरी के ऊपर जो है मोंटाना में ये यहाँ पे आपको कोलंबिया रिवर नज़र आ रही है। तो कोलंबिया रिवर के ऊपर जो है वो ग्रैंड कूली जो है वो बांध बनाया गया है। ये आप नॉर्थ में देखेंगे तो कोलंबिया रिवर आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ग्रैंड कूली और बोनविले जो बांध हैं वो इस क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया क्षेत्र में आपको सैक्रामेंटो और सैन जोक्विन जो है वो रिवर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे भी कई बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कोलोराडो रिवर को। तो कोलोराडो रिवर पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे हूवर बांध हो गया, रोजवेल्ट बांध हो गया, कुलिस बांध हो गया। इसके अलावा ग्लेन कैनियन जो डैम है वो भी कोलोराडो रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप की। तो यूरोप में जल विद्युत का उत्पादन काफ़ी समय से होता रहा है, लेकिन इसका अधिक विकास जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ। यूरोप में मुख्य जल विद्युत उत्पादक देश नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी, यूक्रेन, पोर्टुगल और भूतपूर्व यूगोस्लाविया आदि हैं। एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो जो यूरोप में जो इम्पोर्टेंट जो जल विद्युत प्रोड्यूसर हैं वो हैं आपके यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन आपको नज़र आ रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन। इसके बाद में यहाँ पे आपको फ्रांस नज़र आ रहा है। फ्रांस के बाद में इटली, ये इटली रहा। इटली के साथ में ऑस्ट्रिया, ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में। ऑस्ट्रिया के अलावा स्विट्ज़रलैंड, ये आपको इटली के ऊपर स्विट्ज़रलैंड नज़र आ रहा है। स्पेन, ये यहाँ पे स्पेन है। स्पेन के अलावा जर्मनी, ये यहाँ पे आपको जर्मनी नज़र आ रहा है। जर्मनी के अलावा यूक्रेन, येलो कलर में यूक्रेन नज़र आ रहा है आपको। और साथ में पोर्टुगल, ये पोर्टुगल रहा ग्रीन कलर में। और यहाँ पे ये जो है भूतपूर्व जो है यूगोस्लाविया वाला जो रीजन है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सर्बिया, ये वाला जो इलाका है, तो इन इलाकों में भी जो है जनरली जल विद्युत पैदा की जा रही है। हम बात कर लेते हैं नॉर्वे की।
तो रूस के बाद नॉर्वे जो है यूरोप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग 4.4% के आसपास जल विद्युत पैदा करता है। नॉर्वे के तटीय भाग में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं जल विद्युत की। यहाँ पे क्या होता है कि ये इसका जो तटीय भाग है साउथ वाला, ये थोड़ा खुला रहता है, तो इससे क्या है यहाँ पे सारा साल जो है नदियों में सारा साल जल प्रवाहित होता रहता है। नदियाँ तीर ढाल वाले क्षेत्र से बहती है, जिससे जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इन कारणों से बिजली की उत्पादन लागत भी कम आती है। अगर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है। सस्ती और प्रचुर बिजली के कारण यहाँ ऐसे उद्योगों का विकास किया गया है जहाँ पे बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे रासायनिक उद्योग हो गया, कृत्रिम नाइट्रोजन उत्पादन हो गया। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वो नॉर्वे में जो है स्थापित की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन जो है विश्व का लगभग 2.8% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। स्वीडन की नदियों में कई झीलें आ जाती हैं, जो नदियों में न केवल जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जल विद्युत संयंत्रों को काफ़ी अच्छा जल प्रदान करती हैं। निकटवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों के सांद्रण के कारण जल विद्युत की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी मांग है। आप यहाँ पे सदर्न पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लंबी शीत ऋतु में भारी हिमपात होता है, जिससे जल विद्युत उत्पादन में रिलेटिवली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन सदर्न पोर्शन में जो है वो पर्याप्त जल मिल जाता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है जल विद्युत यहाँ पे पैदा की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो यहाँ पे आप फ्रांस देख पा रहे हैं। तो विश्व की लगभग 2.5% जल विद्युत पैदा करता है फ्रांस। फ्रांस में जल विद्युत 3 क्षेत्रों में पैदा की जाती है, आल्प्स पर्वत, पिरेनीज और मध्यवर्ती पठार। तो एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आल्प्स को। तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से होता हुआ और साथ में ये इटली से होता हुआ आल्प्स पर्वत गुजरता है। तो आप देख पाएंगे फ्रांस के लगभग ईस्टर्न पोर्शन में जो है आल्प्स गुजर रहा है। इसके अलावा पिरेनीज़, आप स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज़ को देख पा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो मध्यवर्ती पठार है, ये इसके सदर्न ईस्ट पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन 3 क्षेत्रों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये इसका सदर्न मध्यवर्ती पठार हो गया, ये पिरेनीज पर्वत हो गया और ये आल्प्स पर्वत हो गया। तो इन 3 क्षेत्रों में जो है वो जल विद्युत पैदा की जाती है। इसके अलावा जो मेन रिवर्स हैं कौन कौन सी हैं, रोन, राइन और साइन। एक बार इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप जो है मैप देख पा रहे हैं यूरोप की नदियों का। तो यहाँ पे रोन, सीन और राइन रिवर्स के ऊपर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है यहाँ पे जो है फ्रांस में। तो फ्रांस के अनुकूल भौगोलिक दशाओं और कोयले की कमी के कारण यहाँ पर जल विद्युत जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटली की। तो इटली जो है, इटली विश्व का लगभग 1.8% के आसपास जो है वो जल विद्युत पैदा करता है। इस देश के उत्तरी भाग में, इटली के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे आल्प्स पर्वत पाया जाता है। इसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय भाग में एपिनाइन पर्वत पाया जाता है। एक बार लोकेशन को देख लेते हैं हम, एपिनाइन कहाँ पे है। ये आप इटली के मैप में एपिनाइन जो माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन को देख पा रहे हैं। इटली के नॉर्दर्न पोर्शन में जहाँ पे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। इसके अलावा आप कोर्सिका, सार्डिनिया, टिरहिनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी की लोकेशन को भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ की सभी नदियाँ जो है पाइडमेंट प्रदेश पर जलप्रपात बनाती हैं, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। इटली की फेमस जो रिवर है वो है पो रिवर। इटली की जो फेमस रिवर है वो है पो रिवर। तो आप यहाँ पे पो की लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो इटली की पो घाटी में जनसंख्या अधिक और औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा है, तो यहाँ पे बिजली की खपत ज़्यादा है। कोयले की कमी के कारण भी यहाँ पे जल विद्युत का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जो आल्प्स है वो स्विट्ज़रलैंड से होकर गुजर रहा है। तो इस पर्वतीय देश में कोयला और खनिज तेल संसाधनों की कमी, इसलिए यहाँ पे जल विद्युत का महत्व अधिक है। यहाँ पर आल्प्स से निकलने वाली नदियों से जल विद्युत बनाई
जाती है। और स्विट्ज़रलैंड की ज़्यादातर जो उद्योग है या रेलगाड़ियाँ वो बिजली से ही चलती हैं। और देश की जो लगभग 55% जो जल विद्युत है, जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से पैदा की जाती है। और ये विश्व का लगभग 1.3% के आसपास जल विद्युत पैदा करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इस वजह से आरंभ में यहाँ पे जल विद्युत की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खनिज तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण जर्मनी में भी जल विद्युत जो है उसमें उत्पादन में वृद्धि की गई है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढलानों से निकलने वाली अनेक नदियों पर विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। और विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग 0.8% जल विद्युत जो है वो जर्मनी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो यह एक औद्योगिक देश है। यहाँ पे ऊर्जा की जो काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। इस देश के मध्य में पेनाइन, आप यहाँ पे पेनाइन को देख पा रहे हैं। तो पेनाइन से निकलने वाली नदियों पर जल विद्युत जो है वो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ की। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पोटेंशियल है जो रशिया है उसमें भी। तो जल शक्ति का जो पोटेंशियल है उसका 80% जो वो एशियाई रूस में है, लेकिन इस भाग में जल विद्युत का बहुत कम विकास हुआ है। यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा एशियाई एरिया में है, लेकिन यहाँ पे अभी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। एज ए रिजल्ट जो इसका पश्चिमी भाग है, यूरोप वाला जो भाग है, वहाँ पे ज़्यादा जल विद्युत का विकास हुआ है। रूस का अधिकांश जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र जो है काकेशस प्रदेश में है, जहाँ पे नीपर, वोल्गा, ड्वीना, सीवर, वारखाव आदि नदियों के ऊपर जो है जल विद्युत से जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। पर इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं कहाँ पे हैं ये। तो देखिए एक बार मैंने बोला नीपर, तो नीपर नज़र आ रही है आपको, वोल्गा, ड्वीना नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ ये जो नदियाँ हैं इसके ऊपर ज़्यादातर जो है रूस ने जल विद्युत पैदा करी है। क्या कर रखा है, इन नदियों को नहरों के द्वारा कनेक्ट कर रखा है। एज ए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है जल विद्युत पैदा करने का। एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो एशिया विश्व का लगभग 1/4 जल विद्युत पैदा करता है। और इस महाद्वीप में जल विद्युत के प्रमुख उत्पादक देश चीन, जापान, भारत, टर्की और कोरिया हैं। तो सबसे पहले हम एशिया में बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना विश्व का लगभग 8% तथा एशिया की लगभग 34% जल विद्युत पैदा करता है। चीन की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 17% जल विद्युत से प्राप्त होता है। चीन में भी कोयले के काफ़ी अच्छे भंडार हैं। एज ए रिज़ल्ट जो यहाँ की ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो कोयले से प्राप्त होती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो है वो अब जल विद्युत का विकास किया गया है। एक बार हम इनको देख लेते हैं रिवर्स को। ये चाइना का मैप है और यहाँ पे आप काफ़ी सारी रिवर्स को देख पा रहे हैं। तो उत्तरी चीन में सुगारी नदी के ऊपर जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। हवांगो नदी पर सानमेन बांध बनाया गया है। हवांगो नदी के ऊपर जो है बांध बनाया गया है। इसके अलावा बीजिंग के निकट मुंगतिंग नदी के ऊपर जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। जेचुआन प्रदेश में शिलसेतान जो है उस जगह के ऊपर जल विद्युत पैदा की जा रही है। क्वांगसी प्रदेश में ल्यूची और नदी के ऊपर जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। सिक्यांग प्रदेश में सिनान नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, वहाँ से जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं जापान की। तो यहाँ पे आप जापान को देख पा रहे हैं। तो जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो जापान में जो है होन्शु द्वीप के ऊपर आप होन्शु द्वीप जो इसका काफ़ी बड़ा जो द्वीप है आप देख पा रहे हैं। टोक्यो भी होन्शु में ही है। तो होन्शु में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। इस द्वीप में लगभग 1000 जल विद्युत केंद्र स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा जो अन्य इसके छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पे लगभग 500 केंद्र काम कर रहे हैं।
सबसे एशिया महाद्वीप में जल विद्युत का सबसे पहला जो विकास है वो जापान में ही हुआ था। जापान में क्या है, पर्वतीय स्थलाकृति है, अच्छी बारिश हो जाती है, तीव्रगामी नदियां हैं, कोयला और खनिज तेल की कमी है, औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और जापानी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। इस वजह से जल विद्युत के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर रही हैं। जापान ने अपनी जो संभाव्य जल विद्युत क्षमता है उसका लगभग 50% जो है उसका विकास कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। तो जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, भारत जो है विश्व का लगभग 3.1% के आसपास जल विद्युत पैदा कर रहे हैं। भारत में जो है जल विद्युत का पहली बार उपयोग जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जब 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली उपलब्ध कराने के लिए जल विद्युत बनाने का पहला कारखाना लगा था। उसके बाद में जो है 1902 में कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम में जल विद्युत बनाने का दूसरा कारखाना लगाया गया। उसके बाद में मुंबई की मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी घाट पर और दूसरे जल विद्युत संयंत्र लगाए गए। 1930 के आसपास जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में जल विद्युत संयंत्र लगाए गए। 1947 में अगर हम बात करें तो जो है जो उत्पादन क्षमता थी देश की वो लगभग 508 मेगावाट थी। उसके बाद में जो है 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की गई और इस निगम ने लगभग 8 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। अब विकास कुछ इस तरीके से हो गया, लगभग 2001-2 में लगभग 26,261 मेगावाट जो है क्षमता हो गई है इंडिया की। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में पांच मुख्य ग्रिड हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। 5 ग्रिड्स हैं, बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? ताकि पूरे के पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जा सके पावर के द्वारा, और जिस क्षेत्र में मांग है उस क्षेत्र में जो है बिजली की जो आपूर्ति है वो की जा सके। इसमें से जो नॉर्थ ईस्टर्न जो ग्रिड है वो प्योरली जल विद्युत के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिकी देशों की। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दक्षिण अमेरिका नज़र आ रहा है। तो इस महाद्वीप में विश्व की जल शक्ति का जो संभाव्य परसेंट है वो लगभग 8% विद्यमान है, लेकिन यहाँ पे अभी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। इसके अलावा उद्योगों का भी अभाव, एज ए रिज़ल्ट यहाँ की केवल 4% संभाव्य शक्ति का ही विकास हो पाया है, यानी कि 50% जो इसकी संभाव्य शक्ति इसका विकास हो पाया है। लेकिन ये बात सही है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पैदा की जा रही है उसका लगभग 3/4 भाग जो है वो जल विद्युत से पैदा किया जा रहा है। पैराग्वे, आप यहाँ पे पैराग्वे को देख पा रहे हैं, पैराग्वे, इसके अलावा उराग्वे और ब्राज़ील में 90% से भी अधिक जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से प्राप्त होती है। जबकि पेरू, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला नज़र आ रहा है आपको, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर में लगभग 60% से अधिक जो जल विद्युत है, जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से पैदा की जा रही है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है और यह दक्षिण अमेरिका का लगभग 58% जल विद्युत पैदा कर रहा है और विश्व की लगभग 11% जो है जल विद्युत पैदा कर रहा है फिलहाल ये। ब्राज़ील के पठार से निकलने वाली नदियों पर अनेक बांध बनाकर जो है बिजली पैदा की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। तो स्क्रीन के ऊपर आप अफ्रीका का जो है पॉलिटिकल मैप आपको नज़र आ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों की पिछड़ी अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पे असीम जल विद्युत संभावनाओं में से केवल 0.6% का ही विकास हो पाया है। आपको पता है कि पोटेंशियल सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देशों में है, लेकिन डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। इस महाद्वीप की लगभग 40% से अधिक जल विद्युत का विकास उत्तरी अफ्रीका में हुआ है, जहाँ पे उत्पादक देश ज़्यादातर हैं। अल्जीरिया आपको नज़र आ रहा है। अल्जीरिया के अलावा मोरक्को और मिस्र, ये 3 देश हैं नॉर्दर्न अफ्रीका में, अल्जीरिया, इज़राइल और मोरक्को। जल विद्युत का शेष उत्पादन वो मध्य अफ्रीका में होता है, जहाँ पे कोंगो जो है, कोंगो ये आपको दिखाई दे रहा है, कोंगो में यहाँ पे कटंगा है ये,
जाम्बिया के आसपास में कटंगा क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। इसके अलावा युगांडा और कीनिया में जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ये यहाँ पे आप युगांडा को देख पाएंगे। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर युगांडा को देख पा रहे हैं, युगांडा और कीनिया को देख पा रहे हैं अभी। तो युगांडा और कीनिया में भी जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। युगांडा में ओवन प्रपात मुख्य जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा जाम्बेजी नदी के ऊपर कोरिबा बांध बनाया गया है, जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है ये आपकी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में फ़्लो करती है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी के ऊपर कोरिबा बांध बनाया गया है। और अगर हम बात करें जो है मिस्र की, तो मिस्र में जो है नील नदी के ऊपर जो है आसवान बांध बनाया गया है। इसके अलावा कुछ एक और देश ऐसे हैं जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है अभी, जैसे इथोपिया। यहाँ पे आप ईस्टर्न पोर्शन में देख पा रहे हैं इथोपिया। इसके अलावा गिनी, ये यहाँ पे आपको गिनी नज़र आएगा, गिनी के अलावा कांगो, ये कॉन्गो रहा। कॉन्गो के अलावा अंगोला, ये यहाँ पे आपको अंगोला नज़र आ रहा है। अंगोला के बाद में मोज़ाम्बिक, ये यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास ये आपको मोज़ाम्बिक नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में, मोज़ाम्बिक। और इसके बाद में जो है घाना। तो इन जगहों में जो है आपका जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। ये आपको पिंक कलर में 20 नंबर पे आपको घाना नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। ये आप अफ्रीका का मैप देख पा रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर, और आपको काफ़ी सारी नदियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे ऑरेंज रिवर, लिम्पोपो, जाम्बेजी, कोंगो रिवर। इसके अलावा आपको नाइल नज़र आ रही है, लेक नज़र आ रही है टांगियाका, लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सेनेगल रिवर को, वोल्टा रिवर को, नाइजर रिवर को, बेन्यू रिवर को। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट रिवर हैं। और मैंने आपको बताया कि जाम्बेजी रिवर है जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो कोरिबा बांध बनाया गया है। और इसके अलावा जो मिस्र है, मिस्र में नाइल नदी के ऊपर जो है वो आसवान बांध बनाया गया है। ये जो नील रिवर है, ये ब्लू नील और वाइट नील के कॉम्बिनेशन से एक नील रिवर बनती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो स्क्रीन के ऊपर आप न्यूजीलैंड को देख पा रहे हैं। न्यूजीलैंड के 2 इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं, मेनली नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड में कोयला और खनिज तेलों का अभाव है। एज ए रिज़ल्ट यहाँ की जो 90% जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है, इस देश का लगभग 2/3 जो है बिजली पैदा करता है, इसका जो उत्तरी द्वीप है। फ़ायदे क्या क्या हैं, पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे पर्वतीय शिलाकृति है, पर्याप्त वर्षा हो जाती है, बहुत सारी नदियाँ हैं और विकसित अर्थव्यवस्था है और काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है इस एरिया में। तो एज ए रिज़ल्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। न्यूजीलैंड विश्व की लगभग 0.9% जल विद्युत पैदा करता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। स्क्रीन के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हैं। तो जो जल विद्युत का जो अधिकांश जो इसका उत्पादन है वो इसके ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 1.4% के आसपास जल विद्युत पैदा करता है। और इसका अधिकांश उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग और तस्मानिया में हो रहा है, यानी कि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, इन एरियाज़ में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रखी है। इस देश में जल विद्युत को कोयले से जो है कंपटीशन करना पड़ता है। एज ए रिज़ल्ट जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा जल विद्युत को डेवलप नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक पावर की। ये कुछ एक और मैप्स रह गए जहाँ पे जल विद्युत का प्रादेशिक वितरण दिखाया गया है, उत्पादन क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कहाँ कहाँ पे जो है आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक पावर की।
तो परमाणु ऊर्जा परमाणु खनिजों के विखंडन से प्राप्त की जाती है। जनरली यूरेनियम और थ्योरियम जो है मुख्य परमाणु खनिज है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलो यूरेनियम से उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी लगभग 27,000 टन कोयले से प्राप्त होती है। तो परमाणु विखंडन की जो प्रौद्योगिकी है वो उसको विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा पूंजी और तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये काम काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होता है। अगर परमाणु रिएक्टर्स में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसका जो है रिसाव हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ का, और ये काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को और मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण जो परमाणु खनिजों का खनन करने वाले सभी देश परमाणु ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। विधियों की अगर बात करें तो 2 विधियां होती हैं, एक न्यूक्लियर फिशन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो फिशन में क्या होता है, फिशन में जो है एक बड़ा परमाणु टूटकर 2 छोटे परमाणुओं में विभक्त हो जाता है, और फ्यूजन में क्या होता है हल्के परमाणु जो है वो जो है मिलके बड़े परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम एक भारी कठोर और रेडियोधर्मी धातु है जो सफ़ेद रंग की होती है। ये ज़्यादातर पिंच ब्लेड और यूरेनियम अयस्क से प्राप्त होती है। तो क्योंकि इसका यूरेनियम का काफ़ी ज़्यादा सामरिक महत्व है तो कोई भी देश जो है यूरेनियम उत्पादक देश इसके उत्पादन की सही सूचना नहीं देता है। फिर भी मोटे तौर पे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो विश्व में लगभग 50,000 टन यूरेनियम का उत्पादन होता है। हम बात कर लेते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका जो है विकास हुआ है। तो सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और नाइजर, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विश्व का लगभग 2/3 यूरेनियम पैदा होता है। इसके अलावा रूस, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और यूक्रेन मिलके जो है विश्व का लगभग, ये 4 देश मिलके विश्व का लगभग 1/4 यूरेनियम पैदा करता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक देशों की बात करें तो गेबन, चेक गणराज्य, चीन, फ्रांस, स्पेन, हंगरी, रोमानिया इत्यादि हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा जो है यूरेनियम की संचित राशि की दृष्टि से कनाडा विश्व में 5वें स्थान पर है, लेकिन जो है विश्व का लगभग 31% यूरेनियम पैदा करके ये विश्व में पहले स्थान पर आ जाता है। यहाँ पे यूरेनियम के भंडार के 5 क्षेत्र हैं: बीवर लॉज, पोर्ट रेडियम, बानकोफ्ट, ब्लाइंड रिवर और ग्रेट बियर झील। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। इसके अलावा कनाडा के उत्तरी पश्चिमी भाग में ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक के निकट जो है यूरेनियम की काफ़ी बड़ी बड़ी खानें हैं। इसके अतिरिक्त जो अथावास्का जो झील है उसके उत्तरी तट पर स्थित यूरेनियम सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। एक बार इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं कहाँ पे हैं ये। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है मैप नज़र आ रहा है कनाडा का, और यहाँ पे आप अगर बात करें तो जो ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं ज़्यादातर झीलें इसमें पाई जाती हैं। जो उत्तर वाली जो लेक है वो है ग्रेट बियर लेक। ये दूसरी जो लेक है ये है यहाँ पे, ये है आपकी ग्रेट स्लेव लेक, और ये साउथ में छोटी सी जो नज़र आ रही है ये है आपकी अथावास्का लेक। तो सबसे पहले कौन कौन से स्थान थे? बीवर लॉज, तो ये आपको नज़र आ रहा है बीवर लॉज। इसके अलावा आपको उत्तर में नज़र आ रहा है पोर्ट रेडियम। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है क्लफ लेक। इस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कई सारे जो हैं पॉइंट्स नज़र आएंगे। बैनक्लॉफ्ट, एलियट लेक, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो हैं वो एरियाज़ हैं। इसके अलावा आपको ब्लाइंड रिवर भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये देखिए बैनक्लॉफ्ट, एलियट लेक जो है, ब्लाइंड रिवर आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको इस पोर्शन में जो है नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज़ में कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। अल्बर्टा में नज़र आ रही हैं। तो क्लफ लेक, बेवर लॉज, पोर्ट रेडियम, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से जो है आपका यूरेनियम निकाला जाता है। देखिए एक बार ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में यहाँ पे आपको ग्रेट बियर लेक नज़र आ रही है, उसके साथ में आपको ग्रेट स्लेव लेक नज़र आ रही है। ये रिवर्स हैं कनाडा में। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ग्रेट बियर लेक वाला ये एरिया,
ग्रेट स्लेव लेक वाला एरिया और लेक अथावास्का वाला एरिया, इन सभी जगह के ऊपर जो है यूरेनियम पाया जाता है। ज़्यादातर इसका जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो टेरिटरीज़ है उस इलाके में। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व की लगभग 14% यूरेनियम पैदा करके विश्व में दूसरा बड़ा इसका उत्पादक देश है। किंतु यूरेनियम की सिंचित दृष्टि की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम पाया जाता है। विश्व का लगभग 28% जो है उसकी सिंचित राशि यहाँ पे पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र रेडियम हिल, ये आपको नज़र आ रही है साउथ ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल। इसके अलावा मैरी कैथलीन, ये आपको यहाँ पे मैरी कैथलीन नज़र आ रहा है क्वींसलैंड में। और इसके अलावा आपको उत्तर की तरफ नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको नज़र आ रहा है राम जंगल। तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ से जो है यहाँ का जो है यूरेनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका यूरेनियम की संचित राशि की दृष्टि से विश्व में दूसरा और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे विश्व का लगभग 15% जो है संचित राशि है और ये जो देश है विश्व का लगभग 11% के आसपास यूरेनियम पैदा करता है। दक्षिण अफ्रीका का जो अधिकांश यूरेनियम है वो विट वाटर्स रैंड क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसी एरिया से आपको गोल्ड प्राप्त हो रहा था जोहान्सबर्ग के आसपास। तो इसी जगह पे सोना मिल रहा है और इसी जगह पे यहाँ पे यूरेनियम मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का 5% यूरेनियम पैदा करता है। यहाँ का सबसे बड़ा जो एरिया है वो जो है कोलोराडो पठार है। कोलोराडो में ग्रांड जंक्शन सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा न्यू मैक्सिको में भी जो है वो जो है यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप ग्रैंड जंक्शन की लोकेशन को देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसका, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्योरियम की। तो थ्योरियम भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये एक मटमैले रंग का धातु होता है जिसकी खोज जो 1882 में की गई थी। थ्योरियम का अभी इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा। आरंभ में थ्योरियम का ज़्यादा जो उपयोग था वो जो है थ्योरियम का उपयोग था वो गैस के मेंटल धातु मिश्रण रासायनिक उद्योगों में विद्युत उद्योगों में किया जाता था। लेकिन अब इसका जो उपयोग है वो परमाणु ऊर्जा के रूप में भी किया जाने लगा। इसका जो मुख्य स्रोत है वो मोनाजाइट है जो आग्नेय शैलों में बारीक कणों के रूप में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ये जो है थ्योरियम ये चट्टानों की शिराओं के रूप में पाया जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थ्योरियम में तो जो इंडिया है थ्योरियम के सबसे बड़े जो निक्षेप है वो भारत में केरल के मालाबार तट में पाए जाने वाला मोनाजाइट सैंड है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्योरियम पाया जाता है। इसके अलावा थ्योरियम के जो भंडार हैं वो ब्राज़ील में रियो ग्रांडे, ये बिल्कुल साउथ में रियो ग्रांडे देख पा रहे हैं आप। इसके अलावा बाहिया को भी देख पा रहे हैं और रियो डी जेनेरो, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं ब्राज़ील के जहाँ से जो है थ्योरियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के तट में और इडाहो में, ये यहाँ पे आपको इडाहो नज़र आ रहा है। इडाहो से भी थ्योरियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो है इडाहो में मैंने बताया। इसके अलावा रूस के यूराल पर्वतीय क्षेत्र में थ्योरियम के निक्षेप पाए जाते हैं और चीन और इंडोनेशिया में भी थ्योरियम पाया जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में विश्व में लगभग 17% परमाणु जो ऊर्जा है वो परमाणु संसाधनों से हमको प्राप्त हो रही है। यूरोप जो है परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के स्थान आते हैं। 3 देश जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी मिलकर विश्व का लगभग आधे से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इस देश में जो है विश्व का पहला परमाणु संयंत्र जो है पिट्सबर्ग के निकट शिपिंग पोर्ट पे स्थापित किया गया था।
तो एक बार लोकेशन को देख लेते हैं कहाँ पे। तो स्क्रीन पे जहाँ पे आपको पेंसिल्वेनिया नज़र आ रहा है, तो पेंसिल्वेनिया में नगर है ये पिट्सबर्ग। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है संयंत्र स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा का। इसके बाद में देश के अनेक स्थानों पर परमाणु ऊर्जा के जो है उत्पादक केंद्र स्थापित किए गए। इसमें सबसे पहले बात आई कैलिफोर्निया की। तो कैलिफोर्निया में बर्कले और लिवरमोर, ब्राज़ील जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनाडा के आसपास। तो वाशिंगटन में हैंसफोर्ड, इसके अलावा नवादा में लास वेगास, इडाहो ये आपको नज़र आ रहा है, इडाहो में आर्को, न्यू मैक्सिको ये आपको न्यू मैक्सिको नज़र आ रहा है, न्यू मैक्सिको में लास अलासास। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिएक्टर लगाए गए हैं परमाणु ऊर्जा के। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 29% जो है 29% से अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। और इस वर्तमान में इस देश में लगभग 108 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। अगर हम फ्रांस की बात करें, हमने बात करी थी फ्रांस की। तो फ्रांस में लगभग 55 रिएक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और लगभग विश्व का 16% के आसपास परमाणु ऊर्जा यहाँ पे पैदा किया जा रहा है। इसके अलावा बात हो रही थी रशिया की। तो रूस विश्व का लगभग 4.2% के आसपास परमाणु ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। एशियाई देशों में और देश आ जाते हैं जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, भारत। तो इन देशों में भी परमाणु ऊर्जा पैदा की जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है। जापान में कोयला और पेट्रोलियम का भंडार नहीं पाया जाता, इस वजह से यहाँ पे जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा को तरजीह दी जाती है। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 1957 से शुरू हुआ और जापान में जो पहला संयंत्र लगा हुआ टोक्यो के निकट टोकाई नामक जगह के ऊपर लगा था। तो जापान की लगभग 32% जो शक्ति है वो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है और लगभग 38 परमाणु रिएक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक जगह के ऊपर स्थापित किया गया था। इंडिया की बात कर रहे थे हम, तो तारापुर मुंबई के निकट जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो है देश में 6 जगह के ऊपर जो है आज की तारीख में जो है परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और काकरापाड़ा जो है गुजरात में। ये कुछ एक परमाणु संयंत्र आपके अभी काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ये ऊर्जा के वे संसाधन होते हैं जिनकी प्रयोग की परंपरा पहले नहीं होती थी और उनकी खोज अपेक्षाकृत बाद में हुई है। तो ये जो है ऊर्जा के नवीन संसाधन हैं। कोयला, गैस, तेल जो हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे संसाधनों को खोजने की ज़रूरत थी जो कि हमारे पास जो है ना तो प्रदूषण फैलाते हों और जो है वो समाप्य ना हों। तो क्या है, ये 3-4 जो है रिसोर्सेज हैं जैसे सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ये ऊर्जा के जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। तो सोलर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अविनाशी स्रोत है और पृथ्वी पर आने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 90% से अधिक भाग जो है वो व्यर्थ चला जाता था। जो है
सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। और सौर ऊर्जा के दोहन की तकनीकें अभी जो है लिमिटेड एरियाज़ में, लिमिटेड देशों में अभी विकसित हो पाई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है सौर ऊर्जा का, वो उष्णकटिबंधीय देशों में है, जहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादा जो है अवेलेबल रहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। इसके अलावा फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली में फोटोवोल्टाइक पैमाने पर इन सेलों का उत्पादन करने वाले जो है काफ़ी, इन देशों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है विकास होने लगा है। अब हम बात कर लेते हैं बायोगैस की। तो इसे गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि बायोगैस बनाने के लिए प्राय गोबर का ही उपयोग किया जाता है। गोबर को वायु की अनुपस्थिति में बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है और उसमें गैसें उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन और प्रकाश के लिए किया जा सकता है। गोबर गैस का दो फायदे हैं। एक तो हमें गैस से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, दूसरा हमको जो है गोबर का जो खाद है वो भी हमको प्राप्त हो रहा है। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में नेशनल प्रोजेक्ट फॉर बायोगैस डेवलपमेंट जो है वो लागू किया गया था, और वो इस तरीके की ऊर्जा का प्रचार प्रसार कर रहा है। अगर बात करें तो भारत में लगभग 20 लाख के आसपास गोबर गैस के जो है प्लांट लगे हुए हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो जैसे पवन चक्कियों द्वारा जो है पवन ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। हालांकि पहले जो है पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत पहले नाव और जलपोतों को चलाने में किया जाता था। फिर जो है पवन ऊर्जा का उपयोग जो है पाइपों से पानी उठाने में किया जाने लगा। अब आजकल जो है पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में किया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हज़ारों ऐसी टर्बाइनें जो हैं वो ऊर्जा पैदा कर रही हैं। सबसे पहले जो विंड एनर्जी को जिसने यूज़ किया था वो नीदरलैंड है। हालांकि ये जो विंड एनर्जी है अभी रिलेटिवली महंगी पड़ती है। भूतापीय ऊर्जा, यह ऊर्जा मुख्य गर्म जल के चश्मों और गीजरों से प्राप्त होती है। इसका ज़्यादा उपयोग आइसलैंड, इटली और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करें तो समुद्र में जब ज्वार आता है तो जल तल ऊपर आ जाता है, तो इस ऊपर उठे हुए जल को एक पीछे बांध बना के उसके पीछे इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब भाटा आता तो भाटे के समय इस जल को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से टरबाइन चलते हैं और विद्युत पैदा की जा रही है। फ्रांस और जापान में ज्वारीय विद्युत का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी इस ऊर्जा के विकास की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का इतना विकास नहीं हुआ है कि आम आदमी उनके ऐसे प्रयोग कर सके जैसे वह बिजली व पेट्रोल का करता है। लेकिन नो डाउट कि भविष्य में जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, वही काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो अब ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।